गुड इवनिंग एवरीवन। आज करते हैं इंडक्शन। इंडक्शन पर आने से पहले मैं तुम्हें दो साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी। एक तो थे हैंस पीमैन और दूसरे साइंटिस्ट थे मैनगोल्ड। इन दोनों ने 1924 में न्यूट के एग्स पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। और न्यूट जो है, इफ़ यू सी, ये देखो, ये इस तरह से न्यूट जो है मतलब इस लिजर्ड लाइक दिखता है, जो कि क्लास एम्फीबिया को बिलोंग करता है और ऑर्डर है यूरिडेला। ठीक है। तो इन्होंने न्यूट के एग पर काम करके जो इनका वर्क था, उस वर्क का नाम था ऑर्गेनाइजर इफेक्ट इन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो इनके इस वर्क को 1936 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। तो वाई इन्होंने न्यूट को ही क्यों चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो मैं बताना चाहूँगी। अगर हम इसका न्यूट का एग देखेंगे तो ये देखो, कैन यू सी, ये जो है न्यूट का एग है वाइट कलर का। तो वाई दे चोज न्यूट एग ओनली, फ्रॉग एग की बजाय इन्होंने न्यूट का एग क्यों चुना? क्योंकि एक तो इट वाज, इस पर कोई सर्जरी, एग पर कोई सर्जरी या निडल वर्क करना हो या कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, वो कंपैरेटिवली ईजी था इनके लिए, राइट। दूसरा, अगर आप देखोगे तो अब इसमें ना देखो, ये अपर एंड जो है, इफ़ यू सी, वो जस्ट अपर एंड आप देखो लाइट कलर का है, कैन यू सी दिस कलर, और लोअर एंड जो है वो डार्क कलर, यानी कि एनिमल पोल जो है लाइटर है और वेजिटल पोल जो है कंपैरेटिवली डार्कर है। और समवेयर एनिमल और वेजिटल पोल के बीच में जो है ग्रे क्रिसेंट एरिया है, डार्क कलर एरिया जिसको हम कहते हैं ग्रे क्रिसेंट। ठीक है। तो क्योंकि ये बड़े मार्क्ड एरियाज है, ग्रे क्रिसेंट, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, तो इनकी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं वो कंपैरेटिवली इजी हो गई देन टू अदर एनिमल्स। ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखो, ये न्यूट है, ये मैंने आपको एग दिखाया, ये देखो उसके एग में जो डेवलपमेंट हो गया, देखो इस शेप में आ जाता है। धीरे धीरे ये जो एग है इस तरह से टैडपोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया कि इस तरह, ये आप देखो न्यूट का एग लिया और उस न्यूट के एग को इन्होंने इस तरह से बीच में जो है वो एनिमल हेयर से इसको टाई कर दिया या बांध दिया। ठीक है ना, ऐसा बीच में इस तरह से कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हो गई। ठीक है। अब जो है अब कंस्ट्रक्शन इस तरह से प्रोड्यूस हुई कि एक पार्ट में तो न्यूक्लियस चला गया और दूसरा पार्ट जो है वो विदाउट न्यूक्लियस हो रह गया, जिसको हम कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड पार्ट। ये देखिए लिखा ई न्यूक्लिएटेड हाफ। ठीक है। अब क्या हुआ कि क्लीवेज हुई, तो इस पार्ट की लोअर हाफ की तो क्लीवेज नहीं हुई ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है ही नहीं। अपर हाफ की जो है नॉर्मल क्लीवेज हुई, और जब ये अपर हाफ 16 सेल स्टेज तक पहुँच गया, तब इस ये जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी एक छोटा सा ब्रिज तो है ही, तो इस कंस्ट्रक्शन के थ्रू न्यूक्लियर मटेरियल पास हुआ। और वो जो न्यूक्लियर मटेरियल जहाँ पर जब पास हुआ, उसके बाद लोअर ई न्यूक्लिएटेड हाफ जो अब क्या हो गया है, न्यूक्लिएटेड हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियस आ गया, और लोअर पार्ट भी इसी तरह नॉर्मल इसका क्लीवेज हुआ जैसे अपर पार्ट का हो रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच बोथ द पार्ट गेव राइज टू नॉर्मल एम्ब्रियो। ये इसका यहाँ यानी कि दो एम्ब्रियो प्रोड्यूस हुए, और दोनों एम्ब्रियो कैसे थे? नॉर्मल एम्ब्रियो। ठीक है। ये तो था फर्स्ट केस। ठीक है, जहाँ पे आपको मैं न्यूक्लियस का इफेक्ट दिखा रही हूँ। अच्छा, दूसरे पार्ट में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने देखा ना ये जैसे एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है, और यहाँ पर एक ग्रे क्रिसेंट एरिया है, तो और यहाँ ये न्यूक्लियस है सब कुछ। तो इन्होंने क्या किया, इस तरह लाइगेट किया, इस तरह से सेल को लाइगेट किया कि अपर हाफ में तो न्यूक्लियस भी चला गया और ग्रे क्रिसेंट एरिया भी चला गया, और लोअर हाफ जो है ई न्यूक्लिएटेड हो गया। ठीक है। तो अब जो अपर हाफ जिसमें ये ग्रे क्रिसेंट एरिया था, वो तो डेवलप कर गया, देखो नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल एम्ब्रियो में। ठीक है। और वो जो लोअर हाफ था, जिसमें ना तो न्यूक्लियस था और ना ग्रे क्रिसेंट था, वो एक लंप में डेवलप कर गया, जिसको कहते हैं बॉक्स टक।
बॉक्स टक को एक तरह से बेली पीस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब मतलब इस बेली पीस में देखो और सब ऑर्गन्स के पार्ट थे, बट एक्सियल स्केलेटन यानी कि ये वाली जो स्केलेटन है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम मिसिंग थी, और वर्टिब्रल कॉलम मिस होने से सारे ऑर्गन इस तरह से एक लंप की फॉर्म में बनना शुरू हुए, जिसको कहते हैं बेली पीस या बॉक्स टक। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि ग्रे क्रिसेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है एक्सियल स्केलेटन के लिए। ठीक है, अब अपर पार्ट में जहाँ एक्सियल स्केलेटन, जहाँ ग्रे क्रिसेंट चला गया वहाँ पे तो एक्सियल स्केलेटन डेवलप हो गई, और लोअर पार्ट में जहाँ पे ग्रे क्रिसेंट मिसिंग था वहाँ पर एक्सियल स्केलेटन डेवलप नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। अगर हम देखो एम्ब्रियो का ट्रांसफर सेक्शन लें तो जो इस तरह से जो सारे लेयर्स जो हैं वो डेवलप हो रखे होते हैं गैस्ट्रुलेशन स्टेज में। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म है, और अंदर वाला जो है वो एंडोडर्म है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट ने कि जो एक्टोडर्म का ये वाला हिस्सा ना, ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को इन्होंने रिमूव कर दिया, और ये जो पार्ट है एक्टोडर्म पार्ट, दिस अपर पार्ट, डोर्सल पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। राइट, अब ये एम्ब्रियो जिसका न्यूरो एक्टोडर्म या ये वाला पार्ट मिसिंग था, तो दिस एम्ब्रियो फेल्ड टू डेवलप इट्स नर्वस सिस्टम, इसका नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। और ये जो पार्ट जो लिफ्ट किया था ना, ये इतना पार्ट जो रिमूव किया था, इसने भी अलग से जाके ये नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट नहीं हुआ, या ये दूसरा इसने कोई एम्ब्रियो नहीं बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट जो मिसिंग था वो जो है it failed to produce its own type because of some you can say some induction or some stimulating factor which was missing। ठीक है, इधर से दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसी साइंटिस्ट ने कि इसको तो ऐसे के ऐसे ही रहने दिया एक्टोडर्म का। इसने जो एक्टोडर्म के जो नीचे वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, जस्ट न्यूरो एक्टोडर्म के नीचे वाला पार्ट, ये मीजोडर्मल पार्ट जो है वो उसने कट किया और इसको रिमूव कर दिया दूसरी कंडीशन में। तो इवन जब उसने मीजोडर्म के इस पार्ट को रिमूव कर दिया, तब ये अपर वाला पार्ट है दैट आल्सो फेल्ड टू डेवलप इनटू नर्वस सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टोडर्म या न्यूरो एक्टोडर्म के इस पार्ट, ये वाला पार्ट बिना मीजोडर्म के जो है नर्वस सिस्टम में डेवलप नहीं हो पाता। राइट, तो इस तरह से अगर आप देखोगे, यानी कि अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्रोसीड करना है तो जो एडजॉइनिंग सेल्स है ना, उनका होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एडजॉइनिंग सेल, इसका मतलब कोई सिग्नल दे रहे हैं ना अपने अड़ोस पड़ोस वाले सेल्स को, सो दैट दे कैन डिफ्रेंशिएट और दे कैन स्पेशलाइज। डिफ्रेंशिएशन को स्पेशलाइजेशन भी बोलते हैं, इनटू अ टिश्यू, किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू में वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सेल्स, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स जब स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय रिसीविंग स्टिमुलस। राइट, ये स्टिमुलस कहाँ से मिल रहा है इनको? अपने एडजॉइनिंग सेल से मिल रहा है। तो जब कुछ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय रिसीविंग स्टिमुलस फ्रॉम इट्स एडजॉइनिंग सेल्स, इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक है, अब आप देखो इस प्रोसेस में एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फर्स्ट नंबर पे वो क्या है कि जो सेल्स अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं इनको हम बोलेंगे कि दीज आर द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिव टिश्यू, या इनको कॉम्पिटेंट भी बोलेंगे, क्योंकि असर किन के ऊपर पड़ना है? इस पे इनको रिस्पॉन्ड करना।
सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन इज स्टिमुलस, जो कि एडजॉइनिंग सेल्स बोल रहे हैं। तो इन ये जो सेल्स जो एडजॉइनिंग सेल्स जो अपना इफेक्ट एग्जर्ट कर रहे हैं, जिसको हमने स्टिमुलस का नाम दिया है, इनको हम कहते हैं इंडक्टर या ऑर्गेनाइजर, राइट। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि आप देखो, इमेजिन करो कि ये सेल्स है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स है, और ये दूसरा जो है एडजॉइनिंग सेल। ये तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल हो गई, ये एडजॉइनिंग सेल हो रहा है। तो ये एडजॉइनिंग सेल कुछ तो कम्युनिकेट करे ना अनडिफ्रेंशिएटेड सेल को। तो ये जो कम्युनिकेशन कर रहा है ये सेल, तो इस कम्युनिकेटर को या इस केमिकल को, जो कि इसके जीन्स में जाके वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और वो स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस सब्सटेंस को, वो सब्सटेंस जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल को स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम द एडजॉइनिंग सेल, दैट सब्सटेंस इज नोन एज इवोकेटर, राइट। तो अगर एम्ब्रियोनिक इंडक्शन को डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एक मॉर्फोजेनेटिक इफेक्ट है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है ऑन वन पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो बाय द अदर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि इसका में चेंज इसके पड़ोस वाले सेल के कारण आ रहा है। तो दिस morphogenetic effect produced on one part of the embryo by the other part of the embryo is known as embryonic induction, right। I hope आपको इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।